हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में आप सभी का। आज के इस सत्र में हम और आप डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और वो टॉपिक है मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस, चुंबकीय शैथिल्य। तो फ्रेंड्स, बिना देर किए हुए आइए इस टॉपिक पर आज आगे बढ़ते हैं। और कहना चाहती हूँ कि अगर ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होते हैं, आपको पसंद आते हैं, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए आज का सत्र हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, कुछ बेसिक बिहेवियर होते हैं सब्सटेंस के, और उन सब्सटेंस के बेसिक बिहेवियर के बेस पर हम और आप सब्सटेंस को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर कोई सब्सटेंस किस तरीके से बिहेव करता है, इस बेस पर हम सब्सटेंस को कैटेगराइज करते हैं। और वो क्लासिफिकेशन यहाँ पे मैंने दिखाया है कि किन किन तरीके से हम सब्सटेंस को यहाँ पे क्लासिफाई कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वो क्लासिफिकेशन आप देख पा रहे हैं। हमने क्या किया, किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में सब्सटेंस को रख दिया, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ले जाए जाने पर वो सब्सटेंस कैसा बिहेव करता है, उस बेस पर इस तरीके की कैटेगरी में हमने सब्सटेंस को क्लासिफाई किया। तो क्लासिफिकेशन आपको क्या मिलता है, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस हो सकता है, या वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हो सकता है, या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हो सकता है, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हो सकता है, या फिर फेरी मैग्नेटिक हो सकता है। तो ये सब्सटेंस के बिहेवियर पर डिपेंड करता है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर हमारा सब्सटेंस कैसा बिहेव करेगा। और हम ये मानकर चल रहे हैं आज के सेशन में कि ये क्लासिफिकेशन जो सब्सटेंस का है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में उसके बिहेवियर के बेस पर, ये आप अच्छे से जानते हैं। और अब हम इसके आगे मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस को देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर सब्सटेंस का बिहेवियर आपको क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप कमेंट में जरूर लिखिए। मैं सब्सटेंस के एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर उसके बिहेवियर पर अलग से वीडियो में चर्चा करूंगी, जहां से ये क्लासिफिकेशन कैसे किया जा रहा है सब्सटेंस का पार्ट्स में, वो भी आपको और ज्यादा क्लियर हो पाएगा। आज के सेशन में हम ये मान लेते हैं कि आपको ये क्लासिफिकेशन क्लियर है। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर इन क्लासिफिकेशन में से फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को लेकर के हिस्टेरेसिस की चर्चा करेंगे, शैथिल्य की, चुंबकीय शैथिल्य की चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, बहुत शॉर्ट में, क्योंकि ये आप पहले से जानते हैं, हम ये मान कर चल रहे हैं, इसलिए हम शॉर्ट में यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को जान लेते, जरा सा उसकी परिभाषा, उसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। Ferromagnetic materials are those material which exhibit a spontaneous net magnetization at the atomic level, even in the absence of external magnetic field. Friends, वो सब्सटेंस जिसे जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उस पर नहीं भी अप्लाई कर रहे हैं, तो भी उसके एटम्स शो करें मैग्नेटिक बिहेवियर। देखिए, पूरा सब्सटेंस तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करता है, लेकिन सब्सटेंस के एटम जो हैं वो स्मॉल स्मॉल से, छोटे छोटे से मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन ये मैग्नेट रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, इसलिए उनके डायरेक्शन सबके अलग अलग होने की वजह से पूरा सब्सटेंस एज अ होल मैग्नेटिक बिहेवियर तब तक नहीं शो करता है जब तक उसे हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखते हैं। When such materials are placed in external magnetic field, जैसे ही इस मटेरियल को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, these are strongly magnetized in the direction of external magnetic field. That means
द मैग्नेटाइजेशन इज इंड्यूस्ड इन द मटेरियल। और अगर इस तरीके का बिहेवियर हमारा सब्सटेंस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर शो करता है तो इसे हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहेंगे। फ्रेंड्स, यहां आपने देखा डेफिनेशन में कि सब्सटेंस जो है वो एटॉमिक लेवल पर बिना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखे गए भी मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये पूरा सब्सटेंस है, इसके अंदर की ये एटम्स, ये मैग्नेट शो कर रहे हैं मैग्नेटिक बिहेवियर, लेकिन ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, इसलिए पूरा सब्सटेंस एज अ होल कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। यहां एक और बात अभी बता दें कि जब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की हम बात करते हैं तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर पूरा सब्सटेंस स्मॉल स्मॉल डोमेन्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यानी छोटे छोटे पार्ट्स। जैसे मान लीजिए इस पूरे सब्सटेंस को हमने 4 पार्ट में दिखाया। अब इसके अंदर जो एटम है, फर्स्ट वाला पार्ट, वो सारे सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड हैं। दूसरे वाले के अंदर ये मैग्नेटाइजेशन हो गया एटम्स का। तीसरे वाले में कोई और डायरेक्शन है मैग्नेटाइजेशन की। चौथे वाले में कोई और डायरेक्शन हो गई। और इन स्मॉल स्मॉल पार्ट्स को आप जानते हैं पहले से कि इन्हें हम डोमेन नाम देते हैं। और देखिए, हर डोमेन अपने आप में एक मैग्नेट है, लेकिन पूरे सब्सटेंस का जब मैग्नेट हम देखेंगे इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो पूरे सब्सटेंस का मैग्नेटिक बिहेवियर 0 आएगा। और जब हम बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये डोमेन उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं और हमारा सब्सटेंस स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और इसी को हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। फ्रेंड्स, ये शॉर्ट डिस्कशन था हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में। क्योंकि हम आज इसे डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए हमने इसे एक रिवीजन के रूप में लिया है। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है सब्सटेंस के क्लासिफिकेशन में ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर, तो जरूर लिखिए कमेंट में, जिससे हम इस पर और डिटेल में चर्चा कर सकें। आइए आज हम मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस पर आगे चलते हैं और हम समझते हैं कि क्या है मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस। द इंड्यूस्ड मैग्नेटाइजेशन I इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फ्रेंड्स, हमने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लिया, उसे जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आप रखेंगे, वो सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा। सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो रहा है, इसका सीधा सा मतलब हुआ कि सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट्स डेवलप होगा, और मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम को हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। ये बातें आपको क्लियर हैं? फिर कहूंगी कोई डाउट है तो कमेंट लिखिए, मैं इस पर अलग से चर्चा करूंगी। अभी हम ये मानकर चल रहे हैं कि मैग्नेटिक जो सब्सटेंस का मैग्नेटिक फील्ड में बिहेवियर है उससे आप परिचित हैं, और हम उसके बेस पर मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस यहां डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड में हमने रखा, एक्सटर्नल फील्ड की जो इंटेंसिटी है उसे हमने यहाँ पे H से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और जैसे ही सब्सटेंस को हम एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, ये एक्सटर्नल फील्ड H से रिप्रेजेंट किया हुआ है, इस एक्सटर्नल फील्ड में रखते ही सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होगा। मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम जैसे m/v, जिसे हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। यानी एक्सटर्नल फील्ड H अप्लाई करने पर सब्सटेंस में मैग्नेटाइजेशन I डेवलप हो जाता है। द इंड्यूस्ड मैग्नेटाइजेशन I इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल always lags behind the external applied magnetic intensity। जो हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक इंटेंसिटी H अप्लाई कर रहे हैं,
इससे हमेशा जो इंड्यूस्ड मैग्नेटाइजेशन है वो लैग करता है, आई लैग बिहाइंड द एच, यानी एच आगे आगे चेंज होगा, आई उसके पीछे पीछे चेंज होता है। इसे कहते हैं कि आई लैग्स बिहाइंड द एच, आई एच के पीछे चलता है। और इसी जो लैगिंग है ये, इसी लैगिंग को यानी आई लैग्स बिहाइंड द एच, आई एच के पीछे चलेगा, इसी लैगिंग को हम कहते हैं मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस। दिस लैगिंग ऑफ आई, दैट इज अ इंड्यूस्ड मैग्नेटाइजेशन बिहाइंड द एच, एच यानी एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, जो बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया उसकी इंटेंसिटी है। दिस लैगिंग इज नोन एज मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस। तो फ्रेंड्स, यहां आपने मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस क्या है इसको आपने देखा, ये आपको शॉर्ट में क्लियर हुआ। इसी को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। एक बार फिर देखिए कि जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड एच आप अप्लाई करते हैं, मैग्नेटिक सब्सटेंस में मैग्नेटाइजेशन इंड्यूस्ड हो जाता है। ये जो मैग्नेटाइजेशन इंड्यूस हुआ है सब्सटेंस के अंदर, उसका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई, एक्सटर्नल फील्ड की मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच से हमेशा पीछे रहता है, आई लैग्स बिहाइंड द एच। और ये आई की एच से जो लैगिंग है, इसी को हम नाम देते हैं मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस। तो फ्रेंड्स, ये तो हिस्टेरेसिस आपने देखा। अब इसी को हम और एक्सप्लेन करें जरा सा। व्हेन अ स्पेसिमेन ऑफ एनी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एच, बाहर से जो अप्लाई किया गया मैग्नेटिक फील्ड है उसकी इंटेंसिटी है एच, और उसमें हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को रखते हैं। ड्यू टू मैग्नेटिक इंडक्शन द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस गेट्स मैग्नेटाइज्ड। जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड में फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को रखेंगे, हमारा सब्सटेंस मैग्नेटाइज होगा। The magnetization induced in the substance is denoted by I. कैपिटल आई से हमने डिनोट किया यहां पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यानी सब्सटेंस के अंदर जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी आ रही है, इंड्यूस्ड हो रही है, उसको हमने आई से रिप्रेजेंट किया। द इंटेंसिटी ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एच इज रिप्रेजेंटेड ऑन एक्स एक्सिस। हम ग्राफ बनाएंगे, यानी एच हम जो एक्सटर्नल फील्ड इस पे अप्लाई कर रहे हैं, और एच अप्लाई करने पर सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटाइजेशन इंड्यूस हो रहा है आई, तो कितना फील्ड हमने बाहर से लगाया और उस फील्ड को लगाने पर कितना इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन सब्सटेंस के अंदर इंड्यूस हुआ, इसको लेकर हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एच को हम एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं, और जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इंड्यूस हुआ है उसको हमने वाई एक्सिस पर लिया। और जैसे ही ये एक्स और वाई एक्सिस पर ले लेते हैं, ग्राफ आप देख पा रहे हैं कि हमें ये ग्राफ मिल जाता है। ऑन चेंजिंग द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एच, जो बाहर से फील्ड हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है उसकी इंटेंसिटी है एच, और ग्राफ आपको शो कर रहा है कि जैसे हम एच को जैसे जैसे चेंज करेंगे, आई भी उसके पीछे पीछे चेंज होता जाएगा। क्यों पीछे पीछे कह रहे हैं, देखिए हम अब उसे एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि आई की पीछे पीछे चलने वाला जो नेचर है, यानी आई लैग्स बिहाइंड द एच, इसी को हम मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस कह रहे हैं। तो यहां हम इसे और क्लियर करें कि हम क्यों कह रहे हैं कि आई लैग्स बिहाइंड द एच। ग्राफ आप देख पा रहे हैं, इसी को हम एक्सप्लेन करेंगे यहां पर। द सब्सटेंस दैट इज इनिशियली इन द स्टेट ओ, हमारा सब्सटेंस इनिशियली ये ओ पे है, ओरिजिन पे है। ओरिजिन का मतलब हुआ कि जब एक्सटर्नली अप्लाइड फील्ड एच की वैल्यू 0 है, तो यहां आई भी
0 होगा। ये मीनिंग हुआ सब्सटेंस के ओरिजिन O पर होने का। अब O पर सब्सटेंस है, हमने एक्सटर्नल फील्ड H को वैल्यू देना स्टार्ट किया, यानी H को जैसे जैसे हम बढ़ाना शुरू करते हैं उसके पीछे पीछे सब्सटेंस के अंदर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I भी बढ़ना स्टार्ट कर देता है। और ये जो O से इसकी जर्नी स्टार्ट होती है वो O से A की तरफ जो कर्व दिख रहा है उसके अलोंग ये चलता है, यानी O से स्टार्ट करने वाला सब्सटेंस OA कर्व के अलोंग H के साथ साथ I का जो चेंज है वो शो करेगा। सो द सब्सटेंस गेट्स मैग्नेटिकली सैचुरेटेड एट O। OA के अलोंग इसने चेंज शो किया, हमने H बढ़ाया, उसके पीछे पीछे I चेंज हुआ और OA के साथ साथ उसने चेंज पूरा अपना कवर किया, I चेंज होता चला गया, जो कर्व OA है उसके अलोंग चला। अब A पर हमारा सब्सटेंस पहुंचा, हमने क्या किया, हमने H को कंटिन्यूअसली बढ़ाना जारी रखा, हम लगातार H को बढ़ाते चले जा रहे हैं। O से चले ऐसे हमारा I साथ साथ चेंज हुआ, यहां पहुंच गए। हम A पर पहुंच करके भी अगर नहीं रुकते हैं, यानी हमने H को सेम डायरेक्शन में बढ़ाना कंटिन्यू रखा, तो क्या होता है, A पर हमारा सब्सटेंस सैचुरेटेड हो जाता है। सैचुरेटेड का मतलब अब हम H को कितना भी बढ़ाएं, लेकिन H के बढ़ाने पर I फिक्स हो जाता है, अब उससे आगे I नहीं बढ़ेगा। यानी A पर पहुंचकर O से चले और A पर पहुंच गए, और अगर हम H बढ़ाते रहें तो ये ग्राफ कुछ ऐसे चलना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब H तो बढ़ता जा रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन उसके साथ साथ I की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा है। इसे हम कहते हैं हमारा सब्सटेंस मैग्नेटिकली सैचुरेटेड हो गया है। और जो अभी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का हमने बिहेवियर थोड़ा सा रिवीजन में लिया, आपने उसको पहले से पढ़ रखा होगा, तो फ्रेंड्स वहां से आपको जानकारी होगी कि हमारा जो सब्सटेंस है वो बाहर का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें रखे जाने पर मैग्नेटिक बिहेवियर शो करने लगता है। और उसका रीजन क्या होता है कि सब्सटेंस के अंदर के जो एटॉमिक मैग्नेट्स हैं डोमेन्स के फॉर्म में जो पहले बटा हुआ था, वो सारे के सारे सेम डायरेक्शन में जब अलाइन हो जाते हैं तो हमारा सब्सटेंस पूरी तरह से मैग्नेटाइज हो गया। अब ये H आप बढ़ाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो एटॉमिक मैग्नेट्स हैं इनका अलाइनमेंट मैग्नेटिक फील्ड H की डायरेक्शन में होता जा रहा है। तो H की डायरेक्शन में तो इसका अलाइनमेंट हो रहा है, H की वैल्यू इतनी हो गई कि सारे के सारे जो एटॉमिक मैग्नेट हैं वो सब सेम डायरेक्शन में अलाइन हो गए। जब सारे एटॉमिक मैग्नेट सेम डायरेक्शन में अलाइन हो गए तो अब आप H को कितना भी बढ़ाइए, जब कोई एटम बचा ही नहीं किसी डिफरेंट डायरेक्शन वाला, तो उससे आगे अलाइनमेंट नहीं होगा। इसका मतलब कि इस कंडीशन में आकर के अब I की वैल्यू में जो इंड्यूस्ड मैग्नेटाइजेशन है उसमें अब कोई भी चेंज नहीं हो सकता, वो मैक्सिमम हो गया है। और इसी को हम नाम देते हैं सैचुरेशन। यानी H की ये A पॉइंट पर पहुंचने के बाद सब्सटेंस सैचुरेटेड हो गया और अब इसके आगे I में और कोई भी चेंज नहीं होगा। इसी बात को यहां मैंने लिख करके दिया है कि द सब्सटेंस गेट्स मैग्नेटिकली सैचुरेटेड एट पॉइंट A, that means on changing H there will not be any change in I. Now if intensity of magnetization जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है हमारी, इफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड H, जो बाहर से फील्ड हमने लगाया है H, अब बढ़ाने पे तो हमें कोई चेंज I में नहीं मिला, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो हमारी मैग्नेटाइजिंग फील्ड है H, उसको अब हम डिक्रीज करें, यानी हम अपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करते हैं। तो H को जब हम डिक्रीज करते हैं then intensity of magnetization of the substance also decreases, लेकिन जो I में डिक्रीज होगा वो H के पीछे पीछे होगा। उसी को यहां पे दिखाया, यहां देखिए ऐसे गए,
सेचुरेशन आ गया। अब H को आगे बढ़ा रहे हैं, कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो हमने क्या कहा, हमने H को डिक्रीज करना, अपोजिट आना शुरू हो गए। तो H के डिक्रीज होने के साथ साथ I भी डिक्रीज करता है, लेकिन H को डिक्रीज करने के पीछे पीछे हमारा I डिक्रीज करता है। उसी को मैंने यहां शो किया है। बट नाउ इट डज नॉट फॉलो द प्रीवियस पाथ OA। ये यहाँ पे नोटिस करने का पॉइंट है कि हमने जब O से स्टार्ट किया था, H को बढ़ाने पर I में जो चेंज आया था वो OA के लॉन्ग ये गया। अब H को हमने डिक्रीज किया तो ये ऐसे भी वापस आ सकता था, लेकिन ये ऐसे वापस नहीं आता है। H को अब डिक्रीज करने पर I डिक्रीज करता है, लेकिन ये प्रीवियस पाथ OA को रिवर्स ऐसे ट्रेस करके नहीं आता है। O से A तक गया तो था, लेकिन A से O वापस नहीं आएगा। अब ये दूसरा पाथ फॉलो करता है। आप देख पा रहे हैं जब डिक्रीज किया तो ये A से B तक आया डिक्रीज होकर के, B पॉइंट पर Y एक्सिस को टच करता है। सो फ्रेंड्स, नाउ इट फॉलो अ न्यू पाथ along AB. Here H becomes 0 बट I स्टिल हैव अ वैल्यू। आपने देखा A से B तक ये वापस आया और B पर Y एक्सिस को टच कर गया। Y एक्सिस को टच करने का मतलब कि H की वैल्यू यहां पर 0 हो गई। ग्राफ आप समझते होंगे, जब हमारा सब्सटेंस B पर आ गया तो इस B पॉइंट के करस्पॉन्डिंग H की वैल्यू है 0। इसका मतलब क्या है कि B पॉइंट पर H तो 0 हो गया, लेकिन I की ये वैल्यू बची रह गई। कितनी वैल्यू? OB के बराबर I की वैल्यू बची रह गई। मींस H तो 0 हो गया, लेकिन अभी I 0 नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है? H डिक्रीज हो रहा है और I में डिक्रीमेंट तो आपको दिख रहा, डिक्रीज तो I कर रहा है, लेकिन H 0 आ गया पर I अभी 0 नहीं आया। इसका मतलब I H के पीछे पीछे चल के डिक्रीज हो रहा है। That means the magnetization of the substance I lags behind the magnetic field intensity H. इसी का मतलब है कि H के पीछे पीछे चल रहा है, यानी I lags behind the H. ये इस पार्ट में हमने देखा कि कैसे I लैग करता है behind the H. अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स कि हमने यहां तक तो H को डिक्रीज किया और हमें क्या मिला कि अभी H तो 0 हो गया, लेकिन I 0 नहीं हुआ। मीन्स हमने बाहर से जो फील्ड लगाया था उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया, लेकिन जो मैग्नेटिक मटेरियल है उसके अंदर इंड्यूस्ड मैग्नेटाइजेशन बचा रह गया। यानी हमारे सब्सटेंस ने कुछ मैग्नेटाइजेशन का जो इफेक्ट है वो अपने अंदर बचाकर रख लिया है। रख लिया मीन्स रिटेन कर लिया है उसने अपने अंदर। तो ये जो OB यानी H को 0 कर देने के बाद भी जो मैग्नेटिक यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो बचा रह जाता है सब्सटेंस के अंदर, उसे हम एक नाम देते हैं और वो नाम है रिटेंटिविटी। रेजिडुअल मैग्नेटिज्म जो सब्सटेंस के अंदर रह गया है, जो बचा हुआ जो मैग्नेटाइजेशन सब्सटेंस के अंदर है, H को 0 कर देने पर भी जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी मैग्नेटाइजेशन जो है सब्सटेंस के अंदर, उसे हम रेजिडुअल मैग्नेटिज्म या रिटेंटिविटी कहते हैं। मैग्नेटिक रिटेंटिविटी, जिसे हिंदी में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो भी जान ले कि उसे हम चुंबकीय धारणशीलता कहते हैं। सब्सटेंस ने H को बाहर का जो फील्ड है वो 0 हो जाने पर भी जो मैग्नेटाइजेशन अपने अंदर बचा लिया है वही है रिटेंटिविटी। द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I when the magnetic field intensity H is 0 is known as the residual magnetism. It is also called the retentivity. So friends, the retentivity of the substance is the residual magnetism in the substance left upon removing the magnetic field. जो बाहर का मैग्नेटिक फील्ड है H, उसको पूरी तरह से हटा के 0 कर दिया, उसके बाद भी जो सब्सटेंस ने बचा के रख लिया मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट,
I की वैल्यू, उसी को हम कहते हैं रिटेंटिविटी। नाउ इफ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड H इज फर्दर इंक्रीज इन अपोजिट डायरेक्शन, जो हम डिक्रीज की बात कर रहे थे, यानी हम कह रहे थे कि हमने क्या किया, O से चले सबस्टेंस H को बढ़ाया, सैचुरेशन आ गया, फिर H को डिक्रीज किया तो H के पीछे पीछे I डिक्रीज हुआ, H तो 0 हो गया लेकिन I अभी भी 0 नहीं हुआ। I की ये वैल्यू जो H को डिक्रीज करते करते 0 कर देने के बाद भी जो I बचा रह जाता है, इसे रेजिडुअल मैग्नेटिज्म या रिटेंटिविटी कहा। अब फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, H को जो डिक्रीज कर रहे थे, यानी अपोजिट, डिक्रीज करने का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज करना, तो हम H को अब अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज करना कंटिन्यू रखते हैं और हमें एक पॉइंट मिल जाता है एक्स एक्सिस पे, जहां पे जाके कट करता है, C पॉइंट पर हम पहुंच गए। और C पॉइंट को ग्राफ से जैसे ही आप पहचानते हैं तो आप क्या पाते हैं कि C का मतलब कि एक्स एक्सिस को टच किए, यानी I 0 हो गया। तो C पॉइंट पे ग्राफ आया मींस I 0। तो I 0 कब होता है, जब H को अपोजिट डायरेक्शन में हमने ये वैल्यू दिया OC के बराबर, यानी H को ये जो अपोजिट डायरेक्शन की वैल्यू हमने दिया है OC, इस OC अपोजिट डायरेक्शन की वैल्यू पर जो सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस हुआ था, वो मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज होते होते 0 हो गया। यानी जब H नेगेटिव में आया तब I 0 हुआ। फिर से आप पहचान गए यहां पे कि I लैग्स बिहाइंड द H, H के पीछे पीछे ये I चल रहा है। सो फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट में मैंने यही आपको यहां बताया, इफ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड H इज फर्दर इंक्रीज इन अपोजिट डायरेक्शन, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I फर्दर डिक्रीजेस, बट I always lags behind the H. I becomes 0 when the intensity of the magnetic field H is equal to OC. Friends, this value of magnetizing field H is known as coercivity. यहाँ पर ये जो OC के बराबर अपोजिट डायरेक्शन में H की जो वैल्यू है, ये वो वैल्यू है जो कि एक बार अगर सब्सटेंस को मैग्नेटाइज कर दिया, उसमें I डेवलप हो गया, तो I को वापस 0 करने के लिए जो अपोजिट डायरेक्शन की H की वैल्यू हमें लगानी पड़ती है, ये OC वैल्यू, इसी को हम नाम देते हैं कोएर्सिविटी। कोएर्सिविटी, जिसे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स चुंबकीय निग्राहिता के नाम से जानते हैं, यानी H की वो वैल्यू अपोजिट डायरेक्शन की जो सब्सटेंस में I यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को 0 करने के लिए जरूरी है, इसी को कहते हैं कोएर्सिविटी। सो फ्रेंड्स, we can say that coercivity of the substance is that value of magnetic field upon which the residual magnetism, यानी जो I की बची हुई वैल्यू थी, रिटेंटिविटी थी, of the substance ends, यानी I H की जिस वैल्यू पर एंड होकर के 0 हो जाती है, H की वही वैल्यू जो कि OC के बराबर है, ग्राफ में आप देख रहे हैं, उसी हम कहते हैं कोएर्सिविटी। इफ H इज कंटिन्यूड टू इंक्रीज इन दिस डायरेक्शन, यानी अपोजिट डायरेक्शन में जो हम H को कर रहे थे, यानी H को हमने सीधे से कहें डिक्रीज कर रहे हैं, और जिस डायरेक्शन में हम डिक्रीज कर रहे थे उसी डायरेक्शन में हम आगे चलते चले जाएं, या हम इसे कहते हैं हम अपोजिट डायरेक्शन में इसको बढ़ा रहे हैं। तो जिस डायरेक्शन में चलते चलते हम C पर पहुंचे थे और C पर पहुंचने पर I 0 हो गया, अभी भी हम नहीं रुके, हम उसी डायरेक्शन में और आगे चलते चले जाएं, यानी H को फिर हम अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाते चले जाएं, तो अब I कैसा बिहेवियर करेगा? फ्रेंड्स, I 0 होने का मतलब कि सब्सटेंस के अंदर जितने भी स्मॉल से एटॉमिक मैग्नेट थे वो सारे फिर से रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो गए और पूरे सब्सटेंस का मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया। अब जब हम अपोजिट डायरेक्शन में H को बढ़ाना कंटिन्यू करते हैं, तो H को अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाने पर वापस फिर से ये हमारे एटॉमिक मैग्नेट हैं, ये अलाइन होना शुरू हो जाएंगे, और किस डायरेक्शन में? पहले H की इस डायरेक्शन में अलाइन हुए थे, अब अपोजिट डायरेक्शन में जो हम H को बढ़ा रहे हैं उधर अलाइन हो जाएंगे। इसका मतलब क्या? अब H को इस अपोजिट डायरेक्शन में हम जब बढ़ाते चले जाएंगे
तो मैग्नेट इस डायरेक्शन में अलाइनमेंट स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करके फिर से एक पॉइंट तक पहुंचते हैं। वो पॉइंट है यहाँ पर डी, और जैसे ही डी पर हम पहुंचे एच को बढ़ाते हुए अपोजिट डायरेक्शन में, फिर से सब्सटेंस के अंदर के सारे जो एटॉमिक मैग्नेट हैं वो इस अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो गए। इसका मतलब है डी पॉइंट पर वापस फिर से सैचुरेशन आ गया सब्सटेंस में इन द अपोजिट डायरेक्शन, यानी अब सारे के सारे एटॉमिक मैग्नेट इस डायरेक्शन में अलाइन हो गए। अब अगर डी से आगे हम फिर से एच को बढ़ाना कंटिन्यू रखेंगे तो चूंकि सारे मैग्नेट फिर से अलाइन हो चुके हैं एटॉमिक मैग्नेट सब्सटेंस के अंदर के, तो अब एच को इससे डी के बाद कितना भी बढ़ाएं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई की वैल्यू में अब इस अपोजिट डायरेक्शन में भी कोई चेंज नहीं आएगा। यानी अब अगर हम ग्राफ को और आगे ड्रॉ करें तो इससे आगे जाने पर ग्राफ फिर ऐसे सीधी रेखा देने लग जाएगा, यानी एच को चाहे जितना बढ़ाते चले जाएं इधर, लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग आई में कोई चेंज नहीं होगा। आई इसी वैल्यू पर फिक्स हो जाएगी, यानी डी पर सब्सटेंस फिर से अपोजिट डायरेक्शन में सैचुरेट हो गया। सो फ्रेंड्स, यहां फिर से देख पा रहे हैं कि डी पर वापस सैचुरेशन हो गया। नाउ जो थर्ड पॉइंट है वहां मैंने बताया इससे आगे, ऑन ब्रिंगिंग एच फ्रॉम दिस नेगेटिव वैल्यू टू जीरो, यानी अब फिर नेगेटिव से हम एच को जो पहले वाली डायरेक्शन थी उधर लेकर चलने की जा रहे हैं, यानी वापस एच को हम जीरो की तरफ लेकर के चलेंगे। जैसे ही एच को डी से हम वापस जीरो की तरफ लेकर के चलते हैं, यानी इधर जा रहे हैं, जो ग्राफ में आपको दिखाया है पॉइंट, द सब्सटेंस retains the intensity of magnetization equal to OE, यानी अब H को जीरो किया, किस पॉइंट पर जीरो हुआ, E पर H जीरो होगा, और E पर H तो जीरो हो गया, लेकिन सब्सटेंस ने OE के बराबर मैग्नेटाइजेशन को रिटेन कर लिया। रिटेंटिविटी जो ऊपर आपने देखा था H की पॉजिटिव डायरेक्शन में, OB के बराबर रिटेंटिविटी हमने देखी थी, बिल्कुल वही चीज अपोजिट डायरेक्शन में भी हम देखते हैं। जब एच को जीरो करते हैं तो ओबी के बराबर, यहां पे ओ ई के बराबर रिटेंटिविटी हमें दिखती है। इफ एच इज अगेन इंक्रीज्ड इन पॉजिटिव डायरेक्शन एंड गेट्स वैल्यू इक्वल टू ओ एफ, आई बिकम्स जीरो। तो फ्रेंड्स, ई पर पहुंचने पर आई तो जीरो नहीं हुआ, तो हम क्या करते हैं, एच को फिर से पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ाकर एफ तक पहुंचा देते हैं। एफ पर एच पहुंचता है तो इसका मतलब क्या है, आई की वैल्यू यहां पर आकर जीरो हो जाएगी। तो ये हमारा एच के साथ साथ जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन सब्सटेंस के अंदर आ रहा है, ये उसका बिहेवियर था। तो आप देखते हैं, ऑन चेंजिंग द वैल्यू ऑफ एच, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ द सब्सटेंस दैट इज आई ऑलवेज लैग्स बिहाइंड द एच। एच आगे आगे चेंज होता है, आई उसके पीछे पीछे। पहले एच जीरो होता है, आई की कुछ वैल्यू बची रह जाती रिटेंटिविटी, फिर एच को अपोजिट डायरेक्शन में जब हम ले जाते हैं, एच कोएर्सिविटी के बराबर हो जाता है, तो वहां पे आई जीरो हो जाता है। यानी जिस वैल्यू पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई जीरो पे आ जाता है, एच की उस वैल्यू को हम कहते हैं कोएर्सिविटी ऑफ द सब्सटेंस। सो फ्रेंड्स, दिस लैगिंग ऑफ आई बिहाइंड द एच is known as the magnetic hysteresis. Now, the substance is initially at O. हमने स्टार्टिंग कहां से की थी, O से। O का मतलब क्या है कि वो पॉइंट जहां पर जब H जीरो है तो I भी जीरो था। ये हमारा सबसे स्टार्टिंग पॉइंट होता है, H जीरो तो I जीरो। और इस एक बार हमने एक्सटर्नल फील्ड H अप्लाई कर दिया तो इस पूरी जर्नी में आपने कहीं भी उसके बाद नहीं देखा कि H जीरो हुआ तो I जीरो हो जाए। यानी H और I साथ साथ जीरो कब हुए, इन द वेरी बिगिनिंग,
जब हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया और एक बार हमने H अप्लाई कर दिया, सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो गया, तो H आगे आगे चेंज होता है, I उसके पीछे पीछे, यानी OA से गए और अब पूरी जर्नी इसकी ऐसी ही चलती रहेगी। फिर रिपीट करेंगे, फिर इसी जो लूप है इसी पे चलेगा। आप जितनी बार रिपीट करेंगे इसी लूप पर चलता रहेगा। यानी एक बार सब्सटेंस में हमने एक्सटर्नल फील्ड H लगा दिया, सब्सटेंस मैग्नेटाइज हुआ, तो वापस अब कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं आएगा कि H 0 हो तो I भी साथ में 0 हो। I always lags behind the H. So the substance is initially at O, where H and I both are 0. Once the magnetic field H is applied, substance gets magnetized. Now, on changing H, substance never comes back to origin O. O पर अब वापस कभी नहीं आएगा, यानी H 0 होने पर I 0 नहीं होगा। The cycle of magnetization shows a closed loop. ये closed loop आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, और वो लूप क्या है? A B C D E F A, ये वाला एक क्लोज्ड लूप बनता है, एंड दिस लूप इज नोन एज द हिस्टेरेसिस लूप। ये जो लूप बनता है सब्सटेंस का H और I के बिहेवियर को लेकर के, इसी को हम कहते हैं हिस्टेरेसिस लूप। मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस क्या है? लैगिंग ऑफ I बिहाइंड द H। H के पीछे पीछे I का जो चलने का बिहेवियर है वो मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस है। और जो लूप हमें मिलता है H और I के बिहेवियर को स्टडी करने पर, क्लोज्ड लूप, उसे हम कहते हैं हिस्टेरेसिस लूप। तो फ्रेंड्स, इस हिस्टेरेसिस लूप की इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पर, इसको क्यों हम स्टडी करें, तो जान लें कि ये लूप हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस लूप को स्टडी करके हम जो हमारा मैग्नेटिक सब्सटेंस है उसके बिहेवियर को जान सकते हैं, और जब सब्सटेंस का बिहेवियर हमें पता चलता है तो उस बिहेवियर के बेस पर हमें सब्सटेंस को कब और कहां यूज करें वो हम जान सकते हैं। जैसे हमने यहाँ क्या जाना, रिटेंटिविटी जानी, कोएर्सिविटी जानी। रिटेंटिविटी का मतलब क्या था कि एक बार हमने मैग्नेटाइजेशन स्टार्ट कर दिया, एक बार हमने सब्सटेंस पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड H लगाया, तो हमारे सब्सटेंस में जो मैग्नेटाइजेशन है वो इंड्यूस हो जाएगा, यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I उसके अंदर डेवलप होने लगेगा। और एक बार H लगाने पर I डेवलप हो गया, तो हमने क्या देखा, अब H को हम वापस 0 पर भी लेकर आए तो I 0 नहीं होता, बल्कि वो सब्सटेंस कुछ I की वैल्यू को, कुछ मैग्नेटाइजेशन अपने अंदर बचा लेता है, और H को वापस 0 कर देने पर भी जो I की वैल्यू बची रह जाती है उसे हमने नाम दिया रिटेंटिविटी। तो जिस सब्सटेंस की रिटेंटिविटी ज्यादा है, इसका मतलब H 0 होने पर भी उसमें बचा हुआ मैग्नेटिक फील्ड हाई होगा, और जिसकी कम है रिटेंटिविटी, यानी H को 0 करने पर उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बचता है उसकी वैल्यू कम होगी। और दूसरा टर्म हमने जो जाना, कोएर्सिविटी, यानी अपोजिट डायरेक्शन में H की वो वैल्यू जो I को वापस 0 लाने के लिए जरूरी होती है। तो जिस सब्सटेंस की फ्रेंड्स कोएर्सिविटी ज्यादा होगी, इसका मतलब क्या है, उसको एक बार मैग्नेटाइज कर दिया तो ज्यादा कोएर्सिविटी का मतलब है कि हमें ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे उसके अंदर जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड I है उसको 0 करने के लिए। ये है ज्यादा कोएर्सिविटी का मतलब, यानी हमें अपोजिट डायरेक्शन में ज्यादा फील्ड लगाने पर I 0 होगा। तो इसका मतलब क्या है, वो सब्सटेंस जिसकी कोएर्सिविटी ज्यादा होगी उसका मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन डिफिकल्ट होगा, मुश्किल होगा, वो कठिनाई से मैग्नेटाइज होगा और कठिनाई से डीमैग्नेटाइज होगा। और जिसकी कोएर्सिविटी कम है वो सब्सटेंस थोड़े से एफर्ट से मैग्नेटाइज होगा और थोड़े से एफर्ट से डीमैग्नेटाइज होगा। तो फ्रेंड्स, अगर हम ये हिस्टेरेसिस लूप सब्सटेंस का स्टडी कर लें तो हम पहचान सकते हैं कौन सा सब्सटेंस इजीली मैग्नेटाइज होगा और कौन सा मुश्किल से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होगा। तो उससे हम डिसाइड कर पाएंगे
कि परमानेंट मैग्नेट हम किस सब्सटेंस का बनाएं, और जो हमें कोर की जरूरत पड़ती है ट्रांसफॉर्मर एक्सेट्रा के केस में, जहां बार बार मैग्नेटाइज और डिमैग्नेटाइज करना है, हम वो बनाने के लिए कौन सा सब्सटेंस यूज करें। ये जानकारी हमें इस हिस्टेरेसिस लूप से मिल सकती है। इसके अलावा जो सब्सटेंस के हिस्टेरेसिस लूप हैं उसका एरिया कितना है, वो एरिया हिस्टेरेसिस लॉस के बारे में हमें बताता है। यानी सब्सटेंस की पूरी एक साइकिल मैग्नेटाइजेशन और डिमैग्नेटाइजेशन करने में, अब एक साइकिल का क्या मतलब हुआ, मान लीजिए जो पिंक वाला हम ये देख रहे हैं, हम सिर्फ इस कर्व की अगर बात करें तो हम स्टार्ट कहां से करते हैं, इस ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं, और ओरिजिन से स्टार्ट करके आप जाएंगे कहां, इस सैचुरेशन पे, और फिर आप ये वाला पाथ फॉलो करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हम ओरिजिन से स्टार्ट करके यहां तक गए, फिर ये वापस आए और फिर ये यहां तक हमने लूप को कंप्लीट किया, ये हमारा वन कंप्लीट साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन होगा। और एक कंप्लीट साइकिल मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन करने में सब्सटेंस का जितनी एनर्जी कंज्यूम होती है, उसी एनर्जी को हम कहते हैं हिस्टेरेसिस लॉस, क्योंकि उतनी एनर्जी यूज हो गई। तो हमें सब्सटेंस में कितना हिस्टेरेसिस लॉस होगा, यानी वन कंप्लीट साइकिल मैग्नेटाइजेशन और डिमैग्नेटाइजेशन में कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी, वो जानकारी हमें हिस्टेरेसिस लूप से मिलती है, और उसके बेस पर हम सब्सटेंस के यूज को डिसाइड करते हैं। इन्हीं पॉइंट्स को हमने यहां पे दिया है। द एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ हिस्टेरेसिस लॉस। स्मॉलर द एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप, जितना छोटा हिस्टेरेसिस लूप का एरिया रहेगा, लेसर विल बी द हिस्टेरेसिस लॉस। जितना छोटा हिस्टेरेसिस लूप का अंदर का एरिया, उतना ही कम हिस्टेरेसिस लॉस। द वर्क डन बाय द मैग्नेटाइजिंग फोर्स, जो H हमने लगाया, वो H सब्सटेंस पर वर्क करता है, उसके स्मॉल स्मॉल जो एटॉमिक मैग्नेट है उसको अलाइन करता है। इसका बाहर से फील्ड लगा करके हमें अलाइनमेंट कराना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है, वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो है फोर्स लगाता है और वो वर्क करता है, वो फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स जो है वो वर्क करता है। सो वर्क डन बाय द मैग्नेटाइजिंग फोर्स अगेंस्ट द इंटरनल फ्रिक्शन, जो कि वर्क करना पड़ रहा है, इसका मतलब अंदर से कोई ना कोई अपोजिशन तो है। अगर अपोजिशन नहीं होता तो सब्सटेंस के अंदर के जितने भी स्मॉल एटॉमिक मैग्नेट हैं वो सारे के सारे अपने आप ही अलाइन हो गए होते सेम डायरेक्शन में, पर अपने आप अलाइनमेंट नहीं हुआ, हमें बाहर से फील्ड H लगाना पड़ता है। दैट मीन्स कि हमें एक अंदर से अपोजिंग फोर्स को फेस करना पड़ रहा है। सो द वर्क डन बाय द मैग्नेटाइजिंग फोर्स, जो H ने फोर्स लगाया है मैग्नेटाइजिंग फोर्स है, अगेंस्ट द इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मटेरियल। दिस वर्क डन प्रोड्यूसेस हीट, सब्सटेंस के अंदर ये हीट प्रोड्यूस होता है, एंड दिस एनर्जी विच इज वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट ड्यू टू हिस्टेरेसिस इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस लॉस। आप देखते हैं I हमेशा H के पीछे चल रहा है, यानी H आगे आगे वर्क कर रहा है, जो अंदर से अपोजिशन लग रहा है, अंदर का फ्रिक्शन लग रहा है, जो एटम अपने मन से अलाइन नहीं होते हैं वो अपोज कर रहे हैं बाहर के फोर्स को, तो बाहर का फोर्स उस अपोजिशन, उस फ्रिक्शन के अगेंस्ट जो वर्क करता है, उस वर्क को करने में एनर्जी कंज्यूम होती है, वही कंज्यूम होने वाली एनर्जी को हम हिस्टेरेसिस लॉस कहते हैं, जो एक साइकिल मैग्नेटाइजेशन और डिमैग्नेटाइजेशन में कंज्यूम हुई है। सो द हिस्टेरेसिस लॉस रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप is energy consumed per cycle of magnetization and demagnetization. Now, this loop, जो hysteresis loop है, also gives information regarding the property of ferromagnetic material. एक तो हमें hysteresis loss के बारे में बताता है, दूसरा प्रॉपर्टी के बारे में बताएगा सब्सटेंस का। फॉर एग्जाम्पल, नैरो हिस्टेरेसिस लूप, यहां जो आप पिंक वाला देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये पिंक वाला जो आपको दिख रहा है ये नैरो है,
और दूसरा जो ब्लैक कलर से बनाया है वो देखिए वो वाइड है, चौड़ा है पहले वाले से। सो द नैरो हिस्टेरेसिस लूप विद मोर हाइट, उसकी हाइट ज्यादा है, एज दैट ऑफ सॉफ्ट आयरन, ये सॉफ्ट आयरन को यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है। और हाइट ज्यादा होने का मतलब रिटेंटिविटी ज्यादा। रिटेंटिविटी आपको याद होगा, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि ये वैल्यू रिटेंटिविटी होती है। तो यहां सॉफ्ट आयरन को देखते ही आप बता देंगे कि इसकी रिटेंटिविटी ज्यादा है। एंड लो कोएर्सिविटी, चूंकि ये नैरो है तो देखते ही आप पहचान सकते हैं कि इसकी कोएर्सिविटी यानी ये वैल्यू लो है एज कंपेयर टू जो ब्लैक वाला आपको लूप दिख रहा है। सो फ्रेंड्स, द हिस्टेरेसिस लूप with more height as that of soft iron shows high retentivity and low coercivity as compared to steel with wide hysteresis loop with less height. चौड़ा है, किसका लूप हमें चौड़ा मिल रहा है? स्टील का। इसका मतलब है स्टील की कोएर्सिविटी ज्यादा और रिटेंटिविटी कम है। दैट मीन्स soft iron easily gets magnetized and demagnetized as compared to steel. स्टील के कंपैरिजन में सॉफ्ट आयरन जल्दी से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होगा। सो इट इज बेस्ट टू यूज इट एज कोर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर एंड जनरेटर, यानी सॉफ्ट आयरन को हम ट्रांसफॉर्मर और जनरेटर के जो कोर के रूप में यूज करना हो तो हमारे लिए सॉफ्ट आयरन बेस्ट होगा। एंड ड्यू टू हाई कोएर्सिविटी ऑफ स्टील, स्टील के केस में आप देखते हैं कि स्टील की कोएर्सिविटी हाई है। ड्यू टू हाई कोएर्सिविटी, कोएर्सिविटी यानी ये वैल्यू, और स्टील की कोएर्सिविटी हाई है तो उससे आप क्या पहचानते हैं? ड्यू टू हाई कोएर्सिविटी ऑफ स्टील एज रिप्रेजेंटेड बाई विड्थ ऑफ द करस्पॉन्डिंग हिस्टेरेसिस लूप, जो उसकी चौड़ाई हमें बता रही है कि इसकी कोएर्सिविटी ज्यादा है। इट इज नॉट पॉसिबल टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज द स्टील इजिली, सो स्टील इज बेस्ट फॉर परमानेंट मैग्नेट। जो आसानी से एक बार मैग्नेट बन जाए तो जल्दी से डीमैग्नेटाइज ना हो, यानी जल्दी से उसका मैग्नेटिज्म खत्म ना हो, तो वो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए अच्छा सब्सटेंस होगा। सो इट इज क्लियर from the hysteresis loop we can decide the use of ferromagnetic material. जब हम hysteresis loop को देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस मटेरियल को हम किस तरीके के प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने हिस्टेरेसिस लूप के बारे में जाना, मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस के बारे में जाना, और क्या इंपॉर्टेंस है हिस्टेरेसिस लूप का, कैसे हम उसके बेस पर डिसाइड कर सकते हैं कि सब्सटेंस को हम किस तरीके के प्रोजेक्ट में यूज करें, ये हमने जाना। आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी के लिए आगे के वीडियोस देखते रहिए। और फ्रेंड्स, ये जानकारी आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू।